स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। महिला लगातार अपनी उंगलियों से गाल थपथपा रही थी। मोर्स कोड के माध्यम से अपने मृत्युदंड पाए पति को संदेश भेजने की कोशिश कर रही थी। आदमी भले ही बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर पागल होकर आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। महिला ने यह देखा और तुरंत समझ गई। जैसे ही उसने नियमित रूप से आंखें झपकाई, उसने जल्दी से महत्वपूर्ण सामग्री को नोट कर लिया। हालांकि पति को अंततः मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन श्याओ मई ने उसके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार उसी रात शहर के बाहरी इलाके की ओर गाड़ी चलाई। जैसे ही वह पहाड़ के करीब पहुंची, चट्टान की दीवार अचानक एक पत्थर के दरवाजे में बदल गई और शाओ मई तुरंत कार चलाकर अंदर चली गई। यह उसके पति द्वारा गुप्त रूप से बनाया गया ठिकाना था। फिर उसने उसके द्वारा दिए गए सुरक्षा कोड को डाला और छिपा हुआ स्टोरेज कैबिनेट खुल गया। शाओ मई ने निर्देशों का पालन करते हुए एक हरी दवा की बोतल निकाली। उसे कल की सजा से पहले न्याय मंत्री को मनाना होगा, और संयोग से मंत्री हमेशा से शाओ मई को पसंद करते थे। यह काम उसके लिए बेहद आसान था। फिर उसने मेज पर रखे अखबार को उठाया और साफ साफ कहा कि अगर वह अपने मृत्युदंड पाए पूर्व पति से आखिरी बार मिल सके तो वह मंत्री की कोई भी मांग स्वीकार करने को तैयार है। वाकई कामुकता में डूबे मंत्री ने तुरंत सहमति दे दी और उसने तुरंत सभी संसाधनों को जुटाकर शाओमी के लिए निजी मुलाकात की व्यवस्था की। 3 लोग पूछताछ कक्ष में पूरे 3 घंटे तक रहे, तब जाकर ही मंत्री के साथ शांति से चली गई। हालांकि सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह जेल से भागने की योजना चुपचाप पूरी हो चुकी थी और जल्द ही फांसी का समय आ गया। लेकिन जब गिलोटिन गिरा तो पुलिस प्रमुख ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। फांसी का सामना करते हुए कैदी का चेहरा कठोर और असामान्य रूप से शांत था, जिससे शेरिफ को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसे अचानक याद आया कि उसने कैदी के निवास पर कई सुंदर मानव त्वचा के मुखौटे देखे थे। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही शेरिफ रुकने के लिए चिल्लाने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिलोटिन तुरंत गिरा और सिर जमीन पर गिर गया। पुलिस प्रमुख ने तेजी से आगे बढ़कर मुखौटा हटाया और पाया कि वास्तव में धोखा हुआ था। मृतक बिल्कुल भी कुख्यात चोर कियांगी नहीं था, बल्कि छोटे मई द्वारा उपयोग किए गए न्याय मंत्री थे। असल में 3 घंटे पहले मंत्री को छोटे मई ने जेल का दौरा करने के लिए राजी किया था, लेकिन पूछताछ कक्ष में सुरक्षा में चूक हुई और पीछे से एक रहस्यमय दवा इंजेक्ट की गई, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गए। और इस बीच जियांग यांग दा डाओ कियांगी ने मौका पाकर हथकड़ी से खुद को छुड़ाया। जल्दी से अपने लिए विशेष मास्क पहन लिया और मेकअप कला का उपयोग करके मंत्री को अपनी तरह बना दिया। फिर बिना किसी हड़बड़ी के जेल से बाहर निकल गया। हालांकि इस चाल को पहचान लिया गया था। पुलिस प्रमुख ने सांप को डराने से बचने के लिए मीडिया को निर्देश दिया कि वे बाहर घोषणा करें कि कियांगी को सजा मिल गई है, जबकि गुप्त रूप से जाल बिछाकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। और इस समय योजना के विफल होने से अनजान जियांग यांग दा डाओ कियांगी अभी भी मंत्री की पहचान के साथ उसके कार्यालय में घुस गया। चुपचाप तिजोरी खोली और एक संख्या 325 की चाबी निकाली। असल में मंत्री ने वर्षों से जो भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का धन जमा किया था, वह सब स्थानीय सबसे बड़े बैंक के खजाने में छिपा हुआ था और जियांग यांग दा डाओ कियांगी ने इस अवैध धन को पूरी तरह से हड़पने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय उसने देखा कि सचिव पुलिस प्रमुख के साथ गुप्त बातचीत कर रहा था। पुलिस प्रमुख ने फोन पर सचिव को बार बार ताकीद की कि किसी को कुछ न बताए और मंत्री को किसी भी तरह से रोके रखें। हालांकि क्योंकि जियांग पहले ही शक कर चुका था, वह चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया और शाओमी द्वारा लाए गए वाहन में तेजी से भाग गया। दोनों ने फिर से रोमांचक तरीके से भागने में सफलता पाई और अगला कदम था बड़ी रकम की चोरी की योजना को अंजाम देना। जल्द ही शाओ मई ने खुद को एक अमीर महिला के रूप में बदलकर बैंक में प्रवेश किया, यह दावा करते हुए कि वह एक अनमोल पेंटिंग जमा करना चाहती है। बैंक प्रबंधक ने यह देखकर कोई लापरवाही नहीं की और तुरंत आदेश दिया कि उनके लॉकर को सबसे उच्च सुरक्षा वाले तिजोरी क्षेत्र में रखा जाए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बॉक्स में कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक उच्च सटीकता वाली लेजर कटिंग डिवाइस थी। बैंक की सुरक्षा की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए प्रबंधक ने उत्साहपूर्वक शाओ मई को तिजोरी की 3 स्तरीय सुरक्षा संरचना के बारे में बताया। पहली परत अल्ट्रा हाई ग्रेड कंक्रीट की है, मध्य परत में अलार्म सिस्टम के साथ लोहे की जाली है और सबसे अंदर की परत 30 सेंटीमीटर मोटी विशेष स्टील प्लेट की है। जैसे ही कोई मध्य स्तर की तार जाली को छूता है, अलार्म तुरंत पूरे बैंक में गूंज उठेगा। महत्वपूर्ण जानकारी इतनी आसानी से मिल गई कि समय बर्बाद न हो। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। रात में केवल 2 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर होते हैं, जो बैंक की सुरक्षा का सबसे कमजोर समय होता है। जब रात का अंधेरा छा गया तो पहले से रखे गए लेजर उपकरण ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया और केवल आधे घंटे में तीसरी परत की विशेष स्टील प्लेट में एक नियमित गोल छेद काट दिया। उसी समय काले रंग की रात की पोशाक पहने हुए मजबूत भाई सीवर के रास्ते से खजाने में घुस गया। क्या वह इस बार सफल हो पाएगा? बड़े चोर ने खजाने की बाहरी दीवार पर एक बड़ा छेद बनाया। 5 मीटर मोटी कंक्रीट निकालने के बाद एक अलार्म सिस्टम से जुड़ी लोहे की जाली दिखाई दी, लेकिन इसके लिए पहले से तैयार था। उसने विशेष रूप से बनाई गई बटर गन निकाली, सावधानी पूर्वक लोहे की जाली के बीच से गुजारा और उच्च संक्षारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लॉक के कोर में डाला, जिससे जल्दी ही ताला पूरी तरह से पिघल गया। इसके बाद वह वापस सीवर में चला गया और जल संचयन उपकरण चालू किया। उसका उद्देश्य पानी के स्तर को तेजी से बढ़ाना था, ताकि वह तार की जाली के अलार्म को छू सके। वास्तव में सुरक्षा गार्ड ने जब अलार्म की आवाज सुनी तो तुरंत निगरानी की जांच की और देखा कि खजाने में पानी भर गया है। फिर तुरंत अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया और तेजी से बैंक प्रबंधक से संपर्क किया। क्योंकि तिजोरी की एकमात्र चाबी प्रबंधक के पास ही होती है, आपातकालीन सूचना मिलने पर प्रबंधक बहुत जल्दी में पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए बैंक की ओर भागा। लेकिन रास्ते में अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया जो उसकी राह में आ गया। यह निश्चित रूप से संयोग नहीं था, बल्कि यह शाओ मई द्वारा दूर से सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई चाल थी। चांग का जांग यांग दादाओ का नाम बिल्कुल भी झूठा नहीं है। कार्रवाई से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। विशेष रूप से अधिक समय प्राप्त करने के लिए उसने शाओ मई को दूर से पेड़ गिराने की व्यवस्था की। इस समय बैंक का अंदरूनी हिस्सा पहले ही पानी में डूब चुका था और सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई थी।
चांग ने प्लायर से आखिरी सुरक्षा जाल काटा और जल्दी से चाबी के नंबर के अनुसार मंत्री की निजी तिजोरी ढूंढी और उसमें से संग्रहित गहने चुरा लिए। इसी समय पुलिस भी आखिरकार देर से मौके पर पहुंची। पुलिस प्रमुख ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह निश्चित रूप से चांगे का काम है। इतनी साहसी और सटीक योजना साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता। उसने तुरंत आदेश दिया कि आसपास के सभी यातायात मार्गों को बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि आसपास के सभी मैनहोल कवर की भी कड़ी निगरानी की जाए। अच्छा हुआ कि शाओ मई पहले से ही छुपकर बैठी थी। उसने विशेष रूप से बनाए गए साइलेंसर का उपयोग करके 2 गार्ड्स को आसानी से हटा दिया, जिससे क्यांग को भागने का रास्ता मिल गया। लेकिन जब वह पानी के रास्ते से निकलने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि समुद्र तट पर पहले से ही पुलिस तैनात थी। बिना कुछ कहे क्यूंग ने एक छुरा फेंका, जो एक पुलिस अधिकारी के महत्वपूर्ण अंग पर लगा और दूसरे ने अभी तक बंदूक नहीं निकाली थी कि उसे भी एक और छुरा मारकर घायल कर दिया। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। क्यूंग ने बिना हिचकिचाए फिर से एक छुरा फेंका। सभी समस्याओं को हल करने के बाद वह तेजी से किनारे की ओर भागा, लेकिन पहुंचे हुए पुलिस प्रमुख ने उसकी बांह में गोली मार दी। पुलिस प्रमुख ने सोचा कि आखिरकार वह इस बड़े चोर को पकड़ सकेगा, लेकिन जब दोनों पक्षों के बीच गतिरोध था तभी अचानक पानी से निकलकर शाओ मई ने पुलिस प्रमुख को एक जोरदार धक्का दिया। हालांकि यह पुलिस प्रमुख को खत्म करने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन उन्होंने जान से मारने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इतने वर्षों की बिल्ली और चूहे की खेल ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति सम्मानित कर दिया था। इसके बाद उसने पिस्तौल को पानी में फेंक दिया और छोटे मोटे बोट पर सवार होकर शांति से चला गया। अंततः रात के अंधेरे में गायब हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।